वेलकम टू अवर चैनल स्टडी पैशन। तो गाइज़ आज की इस वीडियो में हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जो कि है द ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ द अर्थ। ये जो कि हमारा चैप्टर नंबर 2 है। इससे पहले ऑलरेडी हम चैप्टर 1 कंप्लीट कर चुके हैं जिसमें हमने पढ़ा था ज्योग्राफी के डिसिप्लिन्स के बारे में हमने पढ़ा था। और वो जो चैप्टर था वो आपका थोड़ा बेसिक्स था, उसमें हमें सिर्फ बेसिक्स के बारे में पढ़ना था, ज़्यादा डेप्थ में नहीं गए थे हम। फिर भी मैंने कोशिश करा था उसे बहुत अच्छे से कंप्लीट करने के लिए। अगर आपने वो नहीं देखा तो आप वो देख सकते हैं। ओके, अब जो हमारे जो चैप्टर स्टार्ट हो रहे हैं ना वो मेन स्टार्ट हो रहे हैं क्योंकि उसमें हमने पढ़ा था कि ज्योग्राफी क्या होता है। देखिए पूरा सीक्वेंस है। उसमें हमने पढ़ा था चैप्टर 1 में हमने कि ज्योग्राफी क्या है, ज्योग्राफी क्यों पढ़नी चाहिए, ओके उसके डिसिप्लिन्स क्या है, ओके डिसिप्लिन में क्या वेरिएशन है, वो सारी चीज़ें उसमें पढ़ी थी। अब हम इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे, द ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ द अर्थ, कि हमारी अर्थ का ओरिजिन कैसे हुआ, इवोल्यूशन कैसे हुआ। ओके, और इसमें हम ये देखेंगे कि हमारे स्टार्स के फॉर्मेशन कैसे हुआ, सोलर सिस्टम का फॉर्मेशन कैसे हुआ, ये प्लैनेट्स का फॉर्मेशन कैसे हुआ, ये बिग बैंग थ्योरी क्या है, वो सब इसमें हम कंप्लीट करेंगे। तो विदाउट फर्दर डिले हम स्टार्ट करते हैं हमारा नया चैप्टर। तो देखिए गाइस, इसमें ओरिजिन एंड इवोल्यूशन की बात करी जाएगी। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या है, आपकी दो थ्योरीज़ हैं जिसमें हम इसमें अब स्टार्ट करेंगे। तो एक अर्ली थ्योरीज़ है और एक आपकी जो हम बात करेंगे इसमें एक बाइनरी थ्योरी। ओके, ये तो जो बात करती हैं ना, ये बात करती हैं कि भाई हमारी अर्थ का ओरिजिन कैसे हुआ। ये जो थ्योरी हैं दो, ये सिर्फ बात करती हैं कि हमारी अर्थ का कैसे ओरिजिन हुआ। और जो हमारी तीसरी है उसमें हम बात करते हैं जिसमें मॉडर्न थ्योरीज, इसमें हम बात करते हैं कि ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स, मतलब यूनिवर्स का कैसे ओरिजिन हुआ। अब सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अर्ली थ्योरीज के साथ। तो ओरिजिन ऑफ द अर्थ पढ़ेंगे इसमें हम। अ लार्ज नंबर ऑफ हाइपोथेसिस वर पुट फॉर्थ बाय डिफरेंट फिलोसफर एंड साइंटिस्ट रिगार्डिंग द ओरिजिन ऑफ द अर्थ। ओके, इसमें बोला गया है, देखिए सबसे पहले इस वर्ड का मतलब समझ लीजिए। हाइपोथेसिस का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है एन अजम्पशन मेड फॉर द सेक ऑफ एन आर्गूमेंट। ओके, इसमें मतलब आप एक अजम्पशन लगाते हैं एक किसी आर्गूमेंट को सही प्रूव करने के लिए। ओके, ये एक आपका अजम्पशन है, इसे आप सिंपल वे में लीजिए, ये आपका अजम्पशन है। तो यहाँ पर वही चीज़ बोली गई है कि मतलब डिफरेंट फिलोसोफर और जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने कुछ अजम्पशन ली। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, जो सबसे पहले हमारे फिलोसोफर थे, जर्मन फिलोसोफर, ये इमैनुअल कांट, इन्होंने मतलब कि एक आर्ग्यूमेंट दिया था। फिर बाद में मैथमेटिशियन लेपेस ने क्या करा, इसे रिवाइज किया था 1796 में। फिर उन्होंने इसको क्या नाम दिया, इस थ्योरी को इन्होंने नाम दिया नेबुलर हाइपोथेसिस। ओके, नेबुलर हाइपोथेसिस। अब ये है क्या, इस दो इन वर्ड का मतलब समझ लेते हैं। नेबुलर का मतलब हो गया क्लाउड ऑफ गैसेस एंड डस्ट। ओके, क्लाउड है जिसमें मतलब बहुत सारी गैसेस हैं और डस्ट है। ओके, उसका मतलब होता है निबुला। और हाइपोथेसिस का मतलब तो मैंने आपको बता ही दिया। तो उससे रिलेटेड यहाँ बात की गई थी। इनका कहना था जो प्लैनेट्स हैं हमारे, वो फॉर्म हुए हैं आउट ऑफ द क्लाउड ऑफ मटेरियल एसोसिएटेड विद द यूथफुल सन विच इज स्लोली रोटेटिंग। इनका कहना मतलब ये था भाई, जैसे मान लीजिए ये सन है, तो सन के आसपास ना बहुत सारे क्या है, क्लाउड्स हैं। इनका कहना था कि सन के आसपास बहुत सारे क्लाउड्स हैं, इनका कहना था ये। और फिर इनका कहना ये था कि बाद में क्या हुआ, जो प्लैनेट्स बने हैं ना, ये कंडेंसेशन होकर के, इस क्लाउड्स का कंडेंसेशन होकर के ये प्लैनेट्स बने हैं, इनका कहना ये था। अब बाद में क्या हुआ, और भी साइंटिस्ट आए, ठीक है, जिन्होंने अपनी अपनी अलग अलग आर्ग्यूमेंट दिए, अपने अपने अलग अलग हाइपोथेसिस दिए। जिसमें आप देखें तो इन 1900 चैम्बरलिन एंड मोल्टन कंसिडर दैट अ वंडरिंग स्टार अप्रोच द सन। इनका कहना था कि जो हमारा सन है अभी, सन को किसी और वंडरिंग स्टार ने क्या करा, जैसे मान लीजिए ये एक आपका वंडरिंग स्टार है, मतलब वंडरिंग मतलब आप देखें तो इधर उधर घूमने वाला स्टार कह सकते हैं। वो एक स्टार आया जो सन के पास आया और सन से उसने क्या करा, उसका सन से जो है ना कोलिजन हुआ, उसकी वजह से क्या हुआ, सन में से ना एक थोड़ा सा पार्ट जो है अलग निकल के आया। किस शेप का, शिगार शेप्ड एक्सटेंशन ऑफ मटेरियल वॉज सेपरेटेड फ्रॉम सोलर सरफेस। ओके, तो यहाँ से क्या हुआ, एक शिगार शेप्ड मटेरियल जो है वो निकला, ऐसे शिगार शेप होती है ना, वो ऐसा मटेरियल निकला सन के बाहर से। फिर बाद में क्या हुआ, ये जो था, ये आपका जो स्टार था वो तो मूव अवे कर गया, पर ये जो मटेरियल था इसने क्या करा, स्टार्ट कर दिया रोटेटिंग, इसने सन के रोटेशन करना स्टार्ट कर दिया। फिर उन्होंने कहा यही, फिर बाद में क्या हुआ, कंडेंसेंस होके, ठीक है, कंडेंस होके बाद में यही प्लैनेट बन गया। इनका कहने का मतलब ये था। देखिए इसमें आप सीक्वेंस भी याद रख सकते हैं। देखिए ये एक चीज़ आपको बहुत इंपॉर्टेंट मैं बताने वाला हूँ कि ये जो आपको मैं पीडीएफ प्रोवाइड कराता हूँ, तो इसके भी आपको बहुत शॉर्ट नोट बनाने हैं, क्योंकि अगर आप ये पूरी पीडीएफ रखेंगे, ये आप इसे शॉर्ट नोट नहीं कह सकते। आप बस ये पीडीएफ जिससे आप पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, फिर इससे आप और भी शॉर्ट नोट बनाइए, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं, तो जैसे हमने ये मैथमेटिकल लेबस के बारे में पढ़ा, ये आपका फिलोसफर के बारे में पढ़ा हमने, ये जो नेबुलर
हाइपोथेसिस के बारे में पढ़ा, तो इनका ना सिर्फ आप वर्ड लिख के अपना जितना जिससे आपको समझ में आ जाए ऐसे बनाइए नोट्स, बहुत शॉर्ट नोट बनाइए। अगर आपको इसके ऊपर वीडियो चाहिए कि हाँ सर हम कहते शॉर्ट नोट बनाए बहुत ही कम मतलब कि कंसाइज वर्ड्स में कैसे हम अपना मतलब पूरे चैप्टर कंप्लीट करें, तो वो आप बता दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा एक, ओके, जिसमें हम बात करेंगे कि नोट्स मेकिंग के ऊपर ही बात करेंगे। ओके, जो हमारा टॉपिक था, तो यहाँ क्या हुआ, जो शिगार शेप्ड मटेरियल था वो यहाँ पर लिखा है, देखिए इन 1900 चैम्बरलिन एंड मोल्टन कंसिडर दैट अ वंडरिंग स्टार अप्रोच द सन। ठीक है, एक वंडरिंग स्टार था जो किसने करा, सन को अप्रोच करा, जिससे क्या हुआ, सन में से एक शिगार शेप्ड एक्सटेंशन बाहर आ गया। ठीक है, ये आपका शिगार शेप्ड एक्सटेंशन बाहर मटेरियल आ गया। अब ये क्या हुआ, फिर इसने क्या करा, एज द पासिंग स्टार मूव्ड अवे, ये वाला जिससे ये टकरार हुई थी वो तो मूव कर गया, और द मटेरियल सेपरेटेड फ्रॉम द सोर्स ऑफ कंटिन्यू टू रिवॉल्व द सन। अब ये मटेरियल क्या करने लगा, सन का चक्कर लगाने लगा, एंड इट इज स्लोली कंडेंस्ड इनटू अ प्लैनेट। फिर फाइनली क्या हुआ, वो कंडेंस्ड होके प्लैनेट में कन्वर्ट हो गया। तो ये कहने का इनका मतलब था इन साइंटिस्ट का। तो ये आप थोड़ा सीक्वेंस को याद रखिएगा तो अच्छे से याद हो जाएगा आपको। अब बात करते हैं, अब एक हमारी बाइनरी थ्योरीज है। अब इस बाइनरी थ्योरीज के अकॉर्डिंग कहा जाता है कि जो हमारा सन है ना उसका भी एक कंपेनियन है, मीन्स कि हमारा जैसे सन है तो सन के साथ एक और आप कह सकते हैं स्टार है, ओके, एक और उसका कंपेनियन है। तो ये लेटर द आर्गुमेंट कंसिडर्ड ऑफ अ कंपेनियन टू द सन टू हैव बीन को एग्जिस्टिंग, दिस आर्गुमेंट आर कॉल्ड बाइनरी थ्योरीज। ओके, इसी को क्या किया गया, बाइनरी थ्योरी कहा गया। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग ये था कि सन का एक कंपेनियन है जो उसके चक्कर लगाता है, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग ये था। लेकिन 1900 में चैम्बरलिन और मोल्टन ने जो आपको थ्योरीज दी थी, तो उन्हें और अदर जो हमारे साइंटिस्ट थे, जैसे आपका हो गया सर जेम्स जीन्स करके थे एक, तो उन्होंने भी सपोर्ट करा था, और एक आपके थे हारोल्ड जेफरी करके थे। ओके, तो एक आपके जेफरी थे। तो ये आपको बुक के अंदर मिल जाएगा। तो यहाँ पर बस ये एक थोड़ा सा पॉइंट रह गया था लिखने के लिए, वो मैंने यहाँ पर बता दिया आपको। ठीक है, तो बस सपोर्ट करा था, इतना कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये कि इसमें ये पता होना चाहिए सपोर्ट किन के थ्रू गया था, थोड़ा साइंटिस्ट के बारे में पता होगा तो सही रहेगा। बाकी ये सीक्वेंस को याद रखिएगा आप। अब आगे बढ़ते हैं, अब बात कर रहे हैं इन 1950 की बात हो रही है। देखिए सीक्वेंस को याद रखिएगा तो आपको याद रखने में आसानी होगी। 1900 की बात हो रही है, 1950 की बात हो रही है। ओके, अब एक आपके ऑटो साइंटिस्ट थे जो रशिया में थे, और कार्ल विजास्कर करके थे जो जर्मनी में थे। उन्होंने क्या करा, रिवाइज करा किसे, न्यूबुलर हाइपोथेसिस को। अब हमारी न्यूबुलर हाइपोथेसिस थ्योरी क्या थी, इसमें ये थी, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग हम पढ़ रहे थे कि जो हमारा सन है उसके जो चक्कर लगा रहे, जो हमारा सन है उसके चक्कर लगा रहे, कि आपका जो सन है उसका चक्कर लगा रहा है क्लाउड मटेरियल। ठीक है, क्लाउड का जो मटेरियल वो चक्कर लगा रहा है, उससे ही हमारा प्लैनेट बना है। इनका कहने का मतलब ये था। पर अब ये जो थ्योरी है वो रिवाइज करी गई किनके द्वारा, वो भी देख लेते हैं। ये करी गई ऑटो स्किमिट के द्वारा, रशिया में जो थे, और कार्ल विजास्कर जो जर्मनी के थे, इन्होंने इसको रिवाइज करा इन 1950 में। इनका कहना था कि सन वॉज सराउंडेड बाय द सोलर नेबुला कंटेनिंग मोस्टली द हाइड्रोजन हीलियम अलॉन्ग विद वॉट मे बी टर्म्ड एज डस्ट। ओके, इनके कहने का मतलब ये था कि जो सन है उसके आसपास जो है ये नेबुलर क्लाउड्स तो हैं, बट इन क्लाउड्स का जो फॉर्मेशन हुआ है ना, ये ज़्यादातर कंटेन करते हैं हाइड्रोजन को एंड हीलियम। इनके कहने का ये मतलब था कि ये इसे ज़्यादा कंटेन करते हैं, और इसी को उन्होंने एज अ डस्ट टर्म कर दिया था। ठीक है, इसे डस्ट के तौर पर लिया जाता था। अब क्या हुआ, अब इनमें क्या हुआ, जैसे मान लीजिए इनमें फ्रिक्शन पैदा होने लगा, कोलिजन होने लगा। ठीक है, कोहिजन होने लगा। कोहिजन मतलब होता है जब सेम दो ऑब्जेक्ट होते हैं उनमें फोर्सेस लगता है आपस में। ओके, और कोलिजन मतलब आपस में जब दो मटेरियल जो है वो टकराते हैं। ओके, तो उससे क्या हुआ, ये डिस्क शेप्ड, ऐसे डिस्क शेप्ड क्लाउड बन गया, डिस्क शेप्ड बन गया। डिस्क देखी होगी ना हमने सीडी टाइप का, वैसे यहाँ पर आपका ये क्लाउड बन गया, जो यहाँ पर लिखा फॉर्मेशन ऑफ डिस्क शेप्ड क्लाउड एंड दी प्लैनेट्स वर फॉर्म थ्रू द प्रोसेस ऑफ एक्रिएशन। अब इसमें क्या हुआ, अब ये फ्रिक्शन पैदा हुआ, कोलिजन हुआ, जिसकी वजह से क्या हुआ, इसमें फिर ये ऐसा डिस्क टाइप में आपके यहाँ पर शेप बन गई, और फिर बाद में यही कंडेंस होकर के प्लैनेट बन गए। इनके कहने का मतलब यही था, यही कंडेंस होकर के प्लैनेट बन गए। ओके, तो इनके कहने का मतलब ये था। इसे इग्नोर मैं मिटा देता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ और अच्छे से। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ओके, अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप नीचे पूछ सकते हैं कमेंट में। अब ये थी हमारी दो थ्योरी, जिसमें हमने पढ़ा अर्ली थ्योरीज के बारे में और बाइनरी थ्योरीज के बारे में। देखिए मैं ज़्यादा जल्दी नहीं कर रहा, क्योंकि जल्दी करें चीज़ें समझ में ना आए तो बेकार है, क्योंकि ये चैप्टर्स ऐसे ना किसी ने आपको इतने अच्छे से नहीं समझाया होगा, और इसमें थोड़ा सा ये होता है कि समझ में आ जाए तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं आता ना तो एक वो रहता है कि यार नहीं आया समझ में, इसकी थ्योरीज टाइप थोड़ा हो जाता है। तो इसलिए ना इसे हमें थोड़ा समझना पड़ेगा आराम से, तो समझ में आएगा।
अब बात करते हैं मॉडर्न थ्योरीज़ की। मॉडर्न थ्योरीज़ के अकॉर्डिंग जैसे कि हमारा इसमें हम बात करेंगे सिर्फ ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स। अभी तक हम अर्ली थ्योरीज़ के हिसाब से पढ़ रहे थे, तो जिस पे हम पढ़ रहे थे सिर्फ ओरिजिन ऑफ द अर्थ की बात हुई थी। फिर इसमें भी आपके देखें तो बाइनरी थ्योरीज़ में भी हम क्या कर रहे थे, कंपेनियन है एक हमारे सन के साथ, ओके। तो उसमें भी हमने क्या करा था, सिर्फ अब हम प्लैनेट के बारे में पढ़ रहे थे, हम अर्थ के बारे में पढ़ रहे थे, ओरिजिन ऑफ द अर्थ के बारे में पढ़ रहे थे। लेकिन अब हम पढ़ रहे हैं कि ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स। देखिए ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स मॉडर्न थ्योरीज में जब साइंटिस्ट को लगा कि अगर हम यूनिवर्स के बारे में पढ़ेंगे तो जाहिर सी बात है यूनिवर्स में ही अर्थ आता है, तो अर्थ की तो स्टडी अपने आप हो जाएगी। तो मॉडर्न थ्योरीज के हिसाब से ये है कि यूनिवर्स की स्टडी करी गई। अब इसमें देखिए मोस्ट पॉपुलर आर्गुमेंट रिगार्डिंग द ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स इज द बिग बैंग थ्योरी। अब ये बिग बैंग थ्योरी क्या है? इट इज ऑल्सो कॉल्ड एक्सपेंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस। अब देखिए बिग बैंग थ्योरी को हम एक्सपेंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस कहते हैं। अब जैसे नाम से ही आपको पता लग रहा होगा, हम बात कर रहे हैं एक्सपेंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस, मतलब एक्सपेंड हो रहा है हमारा यूनिवर्स, उसकी बात कर रहे हैं। तो ये थ्योरी जो बात करती है, इससे ही रिलेटेड बात करती है कि हमारा जो यूनिवर्स है वो एक्सपेंड कर रहा है। फोकस ऑन ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स रादर देन दैट ऑफ जस्ट द अर्थ और प्लैनेट। अब यहाँ हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर यूनिवर्स के बारे में पढ़ रहे हैं, रादर देन सिर्फ हम अर्थ के बारे में नहीं पढ़ रहे हैं, हम यहाँ पर पूरे यूनिवर्स के बारे में पढ़ रहे हैं। बिग बैंग थ्योरी जो बात कर रही है वो पूरे यूनिवर्स की बात कर रही है। अब एक एडविन हबल थे साइंटिस्ट, इन्होंने इन 1920 में प्रोवाइड एविडेंस दैट यूनिवर्स इज एक्सपेंडिंग, ओके। उन्होंने कुछ एविडेंस भी प्रोवाइड कराया जिससे ये प्रूव हो कि हाँ भाई यूनिवर्स जो है एक्सपेंड कर रहा है। और उनका कहना ये था कि जैसे जैसे टाइम पास करता है गैलेक्सी मूव फर्दर एंड फर्दर अपार्ट, ओके। गैलेक्सी तो अब ये बताने की ज़रूरत नहीं है, हमने 6th क्लास में सब कवर कर रखा है। तो गैलेक्सी ये ऐसी शेप्स की होती हैं, थोड़ा ऐसे रफ बना दिया मैंने। तो ये क्या हो रही हैं, एक दूसरे से दूर होती जा रही हैं। जैसे जैसे टाइम गुजरता जा रहा है ये जो गैलेक्सी हैं वो एक दूसरे से दूर हो रही हैं। अब इसको अगर आप देखना चाहें तो एक डायग्राम के एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू भी आप देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप कोई बैलून वगैरह घर पे लाए और उस पर आपने ऐसे ही मिल्की वे और जो हमारी गैलेक्सी की तरह आपने क्या करा, यहाँ पर फिगर्स बना दिए ऐसे। अब क्या होगा, जैसे जैसे आप उसे फुलाएंगे तो वो क्या होगा, एक्सपेंड होगा। तो इससे यही पता लग रहा है ऐसे ही यूनिवर्स के साथ हो रहा है कि वो फर्दर एक्सटेंड कर रहा है और एक दूसरे से दूर होती जा रही हैं जो भी गैलेक्सीज़ हैं हमारी। ये चीज़ यहाँ पर कही गई है, पर इसमें भी कुछ पॉइंट्स हैं जो हम और अच्छे से समझेंगे। अब ये हमारा ओवर चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम अपना जैसे कि चैप्टर पढ़ रहे हैं द ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ द अर्थ, उसमें हम ऑलरेडी लेसन 1 अपलोड कर चुके हैं एंड ये हमारा लेसन 2 है, जिसमें हम कहाँ थे, हम थे बिग बैंग थ्योरी पे। बिग बैंग थ्योरी में हमने थोड़ा सा अंडरस्टैंड करा था, हम मॉडर्न थ्योरीज़ के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हमने देखा था ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स के बारे में, ठीक है। इससे पहले हमने बात करी थी ओरिजिन ऑफ द अर्थ की। अब हम बात कर रहे हैं ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स, मतलब हमारा अगर हम यूनिवर्स की बात करेंगे तो जाहिर सी बात है कि अर्थ उसमें हम अपने आप ही पढ़ लेंगे। तो इसलिए जो साइंटिस्ट थे उन्होंने सबसे पहले फोकस बनाया अपना ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स को पढ़ने के लिए, जिसमें आपका एक आ जाती है थ्योरी बिग बैंग थ्योरी, जिसको हम एक्सपेंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस के नाम से भी जानते हैं। बिग बैंग थ्योरी आपका उसमें समझ लीजिए स्टडी है कि कैसे हमारा जो यूनिवर्स है वो एक्सपेंड कर रहा है, ओके। तो उसके बारे में मैंने एक्सपेरिमेंट में आपको बताया था, बैलून का एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, उससे आपको पता लगेगा, थोड़ा आइडिया लगेगा। फिर अब हम पढ़ने वाले बिग बैंग थ्योरी की जो पूरी स्टेज है डेवलपमेंट ऑफ द यूनिवर्स को पूरा बिग बैंग थ्योरी के हिसाब से हम पढ़ने वाले हैं। बिग बैंग थ्योरी के अकॉर्डिंग कैसे हमारे पूरे यूनिवर्स का डेवलपमेंट हुआ। ऑल मैटर फॉर्मिंग द यूनिवर्स existing in one place in the form of tiny ball singular atom with an unimaginably small volume, infinite temperature, infinite density, ओके। इसके अकॉर्डिंग क्या कहा जा रहा है, इसके अकॉर्डिंग कहा जा रहा है कि जो भी मैटर था यूनिवर्स में, जितनी भी चीज़ें थी वो पहले सिर्फ एक सिंगल एटम था, ये एक ही जगह पे सब कुछ था, एक ही जगह पे एक्यूमुलेटेड था जितना भी मटेरियल था, ओके। विद स्मॉल वॉल्यूम, इनफाइनाइट टेम्परेचर था, इनफाइनाइट डेंसिटी थी, ये मानना है, ठीक है। ये हाइपोथेसिस है इसका बिग बैंग थ्योरी का। अब इसमें क्या हुआ, बिग बैंग एक्सप्लोजन ऑफ टाइनी बॉल। अब हुआ क्या, इसमें एक्सप्लोजन हुआ, ठीक है, ब्लास्ट कर दो वो हुआ, ठीक है। इससे क्या, जब ब्लास्ट होगा जाहिर सी बात है जब कोई चीज़ फटेगी तो उसके, आपने देखा होगा ना कोई बम वगैरह ही फटता है तो उसमें क्या होता है, उसके चिथड़े कहीं और जा जाके गिरते हैं। तो ऐसा ही हुआ जब इसका एक्सप्लोशन हुआ, हमारा जो ये टाइनी बॉल में जो भी मटेरियल था, ओके, इसका जब एक्सप्लोशन हुआ उससे हुआ क्या कि यहाँ पर जैसे मान लीजिए कुछ मटेरियल यहाँ पर आके गिरा, कुछ यहाँ पर, कुछ यहाँ पर, तो ऐसे करके ये आपके
इसका एक्सप्लोरेशन हुआ। अब इसमें क्या हुआ, अब धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम गुजरता गया, जैसे जैसे टाइम गुजरता गया, तो ये जो आपके यहाँ पर जो मेटल्स थे ना, ये फिर क्या करने लगे, एक्सपेंड करने लगे। फिर ये थोड़ा और दूर हो गए, फिर और दूर हो गए, ऐसे करके ये एक्सपेंड होने लगे। इनके बीच का जो ये एरिया था, ये डिस्टेंस था ना, ये क्या हो गया, धीरे धीरे बढ़ने लगा। तो इससे ये पता लगा कि हमारा जो यूनिवर्स है वो एक्सपेंड कर रहा है। ठीक है, बिग बैंग एक्सप्लोजन ऑफ टेनेबल ह्यूज एक्सपेंशन। इवेंट ऑफ बिग बैंग टुक प्लेस 13.7 बिलियन ईयर्स अगो, पहले हुआ था ये बिग बैंग का जो एक्सप्लोजन, बिफोर द प्रेजेंट इवन स्प्रेड्स एट प्रेजेंट। ओके, अगर आप देखें तो अभी भी हमारा जो यूनिवर्स है बिग बैंग थ्योरी के हिसाब से, अभी भी जो हमारा यूनिवर्स है वो एक्सपेंड कर रहा है, अगर आप बिग बैंग थ्योरी की माने। क्योंकि और भी थ्योरी हैं जिसके अकॉर्डिंग ये कहा जाता है कि हमारा जो यूनिवर्स है वो एक्सपेंड नहीं कर रहा, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। बट जो बिग बैंग थ्योरी है वो कहती है कि हमारा यूनिवर्स जो है वो एक्सपेंड कर रहा है। कन्वर्जन ऑफ सम एनर्जी इनटू मैटर, क्या हुआ, जो सम एनर्जी थी वो मैटर में कन्वर्ट हो गई। रैपिड एक्सपेंशन विद फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड आफ्टर द बैंग, एक्सपेंशन स्लो डाउन। अब हुआ क्या कि जैसे ही एक्सपेंशन हुआ है, मतलब कि जो एकदम से, मतलब कि उसमें एक्सप्लोजन हुआ, उसकी वजह से जो हुआ, अगर आप देखें तो बहुत तेज़ी में चीज़ें बदली, पर धीरे धीरे ये एक्सपेंशन क्या हुआ, स्लो डाउन पड़ गया। अब यहाँ लिखा हुआ विद इन फर्स्ट 3 मिनट फ्रॉम द बिग बैंग इवेंट द फर्स्ट एटम बिगन टू फॉर्म। ओके, जस्ट 3 मिनट के बाद ही क्या हुआ, फर्स्ट एटम बिगिन कर चुका था। ये चीज़ें यहाँ लिखी है। टेम्परेचर ड्रॉपिंग फ्रॉम 4500 के विद इन 3 लाख ईयर्स फ्रॉम बिग बैंग। ओके, अगर आप देखें तो 3 लाख साल से देखें तो जब बिग बैंग हुआ था तो अब तक 4500 के जो है आपका टेम्परेचर वो ड्रॉप हो चुका है। द एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स मीन्स इंक्रीज इन स्पेस बिटवीन द गैलेक्सी। ठीक है, अब यहाँ पर बात देखिए सबसे इंपॉर्टेंट समझने वाली है, यहाँ बात हो रही है ये गैलेक्सीज है। ठीक है, ये गैलेक्सीज है आपकी, तो बिग बैंग थ्योरी के हिसाब से इनके बीच का जो है डिस्टेंस वो एक्सपेंड हो रहा है, मतलब ये दोनों एक दूसरे से दूर होती चली जा रही है, इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो बढ़ता जा रहा है, पर ये इनके अंदर कोई वो नहीं हो रहा है एक्सपेंशन। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि गैलेक्सी के अंदर एक्सपेंशन नहीं हो रहा है, इसमें कंफ्यूज कर सकता है आपको, वो क्वेश्चन दे सकता है। गैलेक्सी के अंदर की बात नहीं कर रही है, जो गैलेक्सी के दो गैलेक्सी के बीच में जो डिस्टेंस है ना, उसमें एक्सपेंशन हो रहा है। अब स्टेडी स्टेट थ्योरी ऑफ हॉल्स क्या कहते हैं, इस स्टेडी स्टेट थ्योरी, ठीक है, जो हॉल्स के द्वारा दी गई थी, उनके अकॉर्डिंग ये कहना था कि जो यूनिवर्स है ना वो एक्सपेंड नहीं कर रहा, जो यूनिवर्स पहले था वही आज प्रेजेंट में है। ठीक है, यूनिवर्स जो एक्सपेंड नहीं कर रहा। बट बाद में क्या हुआ, इनकी थ्योरी को बहुत लोगों के द्वारा एग्री नहीं करा गया, बहुत साइंटिस्ट के द्वारा एग्री नहीं किया गया। ये जो है बिग बैंग थ्योरी वो एक्सेप्टेबल है, बहुत साइंटिस्ट ने इस चीज़ पे एग्री दिखाया अपना कि हाँ भाई ये हो सकता है। बट ये जो स्टेडी स्टेट थ्योरी है इसको नेगलेक्ट किया गया कहीं ना कहीं। अब बात करते हैं स्टार फॉर्मेशन की, द स्टार फॉर्मेशन। स्टार का कैसे फॉर्मेशन हुआ इसके बारे में हम पढ़ेंगे। अ गैलेक्सी कंटेन्स अ लार्ज नंबर ऑफ स्टार्स। अगर आप ये गैलेक्सी है तो इसके अंदर आपको बहुत सारे स्टार्स देखने को मिल जाएंगे, लाखों में स्टार्स देखने के लिए मिल जाएंगे। गैलेक्सी स्प्रेड्स ओवर वास्ट डिस्टेंस दैट आर मेजर्ड इन थाउजेंड ऑफ लाइट ईयर्स। अब जो गैलेक्सीज हैं, अब ये एक गैलेक्सी है, ओके, इनके बीच में अब जैसे हमारी गैलेक्सी है मिल्की वेव और एक हमारी जो सबसे करीब है एंड्रोमीडा, तो उनके बीच में हम डिस्टेंस को कैसे नापेंगे। देखिए ये चैप्टर हम 6th क्लास में भी पढ़ चुके हैं, अगर आप बस जुड़े होंगे मेरे साथ तो 6th में भी हमने ये सब चीज़ें पढ़ी हैं। अगर आपको थोड़ा बेसिक देखना तो पहले वो वीडियोस भी आप देख सकते हैं। तो अगर आप देखें तो इनके एंड्रोमीडा मिल्की वेव के बीच में कितना डिस्टेंस है कैसे पता लगेगा, ये दोनों डिफरेंट गैलेक्सीज हैं, इनके बीच में वास्ट डिस्टेंस है। ठीक है, तो ये कैसे पता लगता है, ये लाइट ईयर्स के थ्रू पता लगता है, हम लाइट ईयर्स के थ्रू मेजर करते हैं इनका डिस्टेंस, क्योंकि बहुत दूर की बात हो जाती है। द डायमीटर ऑफ इंडिविजुअल गैलेक्सी रेंज फ्रॉम 80,000 टू 1,50,000 लाइट ईयर्स। ओके, जो डायमीटर है एक इंडिविजुअल गैलेक्सी का वो इतना होता है, इनके बीच में अप्रॉक्स बैठता है। अ गैलेक्सी स्टार्ट, अब देखिए कैसे जो हमारा स्टार का है उसका फॉर्मेशन हुआ वो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। A galaxy starts to form by accumulation of hydrogen gas in the form of very large cloud called nebula. Okay, nebula के बाद में हमने बात करी थी क्या, ये cloud और dust, वही उसे हम कहते हैं nebula. Eventually growing nebula develops localized clumps of gas. अब हुआ क्या, जैसे ये आपका ये देख लीजिए ये nebula है जैसे कि, ठीक है। अब nebula के अंदर ही क्या हुआ ना, यहाँ पर localized clumps of gas बनने लगे, ठीक है, इकट्ठा होने लगे। जो भी आपका हाइड्रोजन गैस थी वो एक तरफ इकट्ठा होने लगी, जो भी उसमें डस्ट थी वो एक तरफ इकट्ठा होने लगी। तो ये क्या बनने लगी, लोकलाइज्ड, ठीक है, बहुत सारे लोकलाइज्ड क्लम्स ऑफ गैस बनने लगे, जिससे क्या हुआ, जब बाद में धीरे धीरे क्या हुआ, ये ग्रो हुए और डेंसर गैस बॉडीज हुई इसमें, फिर धीरे धीरे करके इसमें क्या हुआ, फॉर्मेशन हो गया स्टार्स का, यही क्या बन गए, स्टार बन गए, ये कहना है। अब फॉर्मेशन ऑफ स्टार्स इज बिलीव्ड टू हैव टेकन प्लेस सम 5 to 6 बिलियन ईयर्स अगो। अगर आप देखें तो स्टार्स की फॉर्मेशन
अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट ये है कि 5 से लेकर के 6 बिलियन ईयर्स पहले हो चुकी है। अब बात करते हैं गैलेक्सी, ये थोड़े नोट्स के तौर में, ठीक है, पॉइंट्स है कुछ, फटाफट इन्हें देख लेंगे जो आपके नोट्स के तौर पे होता है, जैसे कि एनसीईआरटीज़ में साइड में दे रखा होता है, तो ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा देख लेते हैं। गैलेक्सी स्प्रेड ओवर वास्ट डिस्टेंस, ये मैंने आपको बता ही दिया, जो 2 गैलेक्सी होती हैं वो बहुत वास्ट डिस्टेंस होता है उनके बीच में। दिस डिस्टेंस आर मेजर्ड इन लाइट ईयर्स, अब इस डिस्टेंस को अगर मेजर करना है तो किससे कर सकते हैं, लाइट ईयर्स के थ्रू। अब लाइट ईयर क्या होता है, लाइट ईयर इज अ मेजर ऑफ डिस्टेंस एंड नॉट ऑफ अ टाइम। ओके, देखिए लाइट ईयर में क्या होता है, हम बात कर रहे हैं डिस्टेंस की, टाइम की बात नहीं कर रहे हैं। मतलब एक साल में एक लाइट कितनी दूर तक, जितनी दूर तक जाती है ना, वही हो जाता है आपका डिस्टेंस, मेजर करते हैं हम लाइट ईयर के थ्रू, कि एक पर्टिकुलर गैलेक्सी से दूसरी पर्टिकुलर गैलेक्सी कितनी दूर है वो हम लाइट के थ्रू पता कर पाते हैं। डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर, इसे हम कहते हैं लाइट ईयर। लाइट ईयर किसे कहते हैं, जो डिस्टेंस हमारी लाइट एक साल में कंप्लीट करेगी उसी को हम कह रहे हैं लाइट ईयर। अब स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड होती है स्पीड ऑफ लाइट, और 1 लाइट ईयर को जो है इतना टाइम किलोमीटर कवर कर लेती है 1 लाइट ईयर, और डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड अर्थ इतना है। और हमारा जो लाइट ईयर्स के हिसाब से अगर देखा जाए तो सन से और अर्थ के बीच में कितना टाइम लग जाता है, 8.311 मिनट्स लाइट को आने में। अब बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ प्लैनेट्स की, कि हमारे जो प्लैनेट्स हैं वो कैसे बने। द स्टार आर लोकलाइज लम्स ऑफ गैस विद इन न्यूबुला। हमने देखिए स्टार्स की बात करी थी, मैंने उसमें आपको बताया था कि जैसे ये आपका नेबुला है, ठीक है, ये हाइड्रोजन गैस है, ये नेबुला है, इसके अंदर ये पूरा नेबुला है। तो इसमें अब क्या हुआ, इसमें लोकलाइज्ड वो बन गए क्लम्प्स, लोकलाइज क्लम्प बन गए। फिर धीरे धीरे यही थोड़ा इसमें डेंसर गैसेज हो गई, तो इसकी वजह से क्या हुआ, इनका फॉर्मेशन ऑफ स्टार्स हो गया इन्हीं के अंदर, यही बाद में स्टार्स बन गए। लेकिन प्लैनेट्स में ऐसा नहीं हुआ, प्लैनेट्स में कुछ अलग हुआ, वो उसके बारे में हम देखेंगे। ग्रेविटेशनल फोर्स विद द लम्प्स लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ कोर ऑफ द ग्लास क्लाउड। अब क्या हुआ ना, इनके ये आपके क्लम्प्स थे ना, इनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स था, जिसकी वजह से क्या हुआ ना, ये जो हमारे क्लम्प्स थे तो इन्हीं के अंदर क्या हुआ, एक कोर बनने लगा। ओके, कोर जैसे अर्थ का कोर हो ना, वही कोर बनने लगा। ओके, जहाँ पर मतलब कि सब चीज़ें जमा होने लगी, एक्यूमुलेट होने लगी, गैसेस वगैरह। तो वहाँ से क्या हुआ, फिर जैसे मान लीजिए ये अब कोर है, जैसे कि मैं आपको यहाँ अलग से दिखा रहा हूँ डायग्राम, ये कोर बन गया। अब क्या हुआ, इसके अगल बगल में क्या हुआ, ह्यूज डिस्क ऑफ गैसेज एंड डस्ट वगैरह क्रिएट होने लगी। ठीक है, ये अंदर का दिखा रहा हूँ, इसके अंदर का समझ लो, यहाँ पर एक्सपेंड करके मैं डायग्राम में बता रहा हूँ। ठीक है, अब क्या हुआ, ये कोर है, अब यहाँ पर ये साथ साथ इसकी डस्ट है। अब धीरे धीरे क्या हुआ, ये जो डस्ट थी ना वो कंडेंस्ड हो गई, एंड द मैटर अराउंड द कोर डेवलप्स इनटू अ स्मॉल राउंडेड ऑब्जेक्ट। फिर यही जो ऑब्जेक्ट था ना, ये बड़ा होकर थोड़ा सा स्मॉल राउंडेड ऑब्जेक्ट बन गया। इसी स्मॉल राउंडेड ऑब्जेक्ट करके अब ऐसे करके यहाँ पर भी बन गया होगा स्मॉल राउंडेड ऑब्जेक्ट, यहाँ पर भी बन गया होगा स्मॉल राउंडेड ऑब्जेक्ट, ऐसे करके पूरी गैलेक्सी में स्मॉल राउंडेड ऑब्जेक्ट बन गए। अब इन ऑब्जेक्ट को फिर हमने क्या नाम दिया है, इन ऑब्जेक्ट को बाद में जब ये और डेवलप हो गए तो हमने इन्हें नाम दिया प्लेंटिसिमल्स। ओके, अब ये कैसे हुए, बाय द प्रोसेस ऑफ कोहिजन। ओके, ये अब आप देखें तो ये जो इनका ये जो हमारे थे यहाँ पर क्लम्प्स वगैरह थे, हमने बात करी थी कि ये जो स्मॉल राउंडेड ऑब्जेक्ट थे तो इनके बीच में कोहिजन था। कोहिजन मीन्स होता है कि फोर्सेस लगना, दो किसी आप देखें तो मटेरियल में एक फोर्स लगना, उसे कहते हैं कोहिजन। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इनके बीच में कोहिजन हुआ था, तो मैंने वो बात आपको बता दी। प्लांटिसिमल्स आर अ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉलर बॉडीज। अब क्या हुआ, ये प्लांटिसिमल्स थे ना ये बहुत सारे, तो ये सब मिलके इन्होंने क्या बनाया, सॉरी ये प्लांटिसिमल्स जो था ना वो बना आपका बहुत सारे स्मॉलर बॉडीज जब एक साथ एक्यूमुलेट हुई। ठीक है, कोहिजन हुआ, जब कोलिजन हुआ, जब ये आपस में मिली ना, तब क्या बन गया, हमारा प्लांटिसिमल्स बन गया। फिर धीरे धीरे फाइनल स्टेट जब आई तो हमारे जो लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल प्लांटिसिमल्स थे, जो ये हमारे छोटे छोटे प्लांटिसिमल्स थे, फिर ये आपका एक एग्रीगेट होकर के इन्होंने लार्ज बॉडीज बनाई, जिसे हमने नाम दिया प्लैनेट्स का। ठीक है, इसमें पूरा सीक्वेंस है, थोड़ा ध्यान से समझना पड़ेगा, अगर नहीं समझ में आया तो रिवाइंड करके वीडियो देखिएगा, प्रॉपर आ जाएगा समझ में। ओके गाइस, थोड़ा इसे ध्यान से समझना पड़ेगा। अब बात करते हैं हम अपने सोलर सिस्टम की। ओके, सोलर सिस्टम की या आज के लिए इतना ही रखते हैं गाइस, क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा, फिर सोलर सिस्टम में थोड़ा आपको मेरे को डेप्थ नहीं पढ़ाना है, तो इस वजह से ये थोड़ा लंबा हो जाएगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं लेसन। आई होप गाइस आपको ये लेसन अच्छा लगा होगा। इसमें हमने थोड़ा देखिए, थोड़ा पढ़ दें लेकिन चीज़ें समझ में आनी चाहिए, क्योंकि ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर्स हैं। जो फर्स्ट जो आपका जो चैप्टर है ना डिसिप्लिन वाला, और ये वाला चैप्टर जो है ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। बहुत लोग तो छोड़ ही देते, पढ़ाते नहीं है, क्योंकि मज़ा जो आता है इंटीरियर ऑफ द अर्थ से थोड़ा ये होता है कि हम
समझ में आती हैं चीज़ें। अभी क्या होता है, बच्चों को समझ में नहीं आती ना, वो फिर ध्यान नहीं देता, लेकिन हमें पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं से भी आ सकता है भाई, यूपीएससी कहीं से ही पूछ सकता है, तो एनसीईआरटीज़ तो हमें पढ़नी ही पढ़नी है। वेलकम टू अवर चैनल। तो आज की इस वीडियो में जैसे कि हमारा चैप्टर चल रहा है द ओरिजिन एंड द इवोल्यूशन ऑफ द अर्थ, उसका हम लेसन 3 आज करने वाले हैं, जिसमें हम लेसन 3 रिकॉर्ड कर रहे हैं और आज ही हमारा कंप्लीट हो जाएगा। इससे पहले ऑलरेडी हम 2 लेसन अपलोड कर चुके हैं गाइज, अगर आप नए हैं तो प्लीज़ पहले वो देख लीजिएगा, तभी आपको समझ में आएगा, क्योंकि हमने बहुत सारी थ्योरीज़ के बारे में पढ़ा, अर्ली थ्योरीज़, बाइनरी थ्योरीज़, मॉडर्न थ्योरीज़, तो वो आपको समझना ज़रूरी है। ओके, तो थोड़ा आपको तभी अच्छा अंडरस्टैंडिंग बनेगी। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर भी है। अब बात करते हैं हम, अब हमारा टॉपिक है अवर सोलर सिस्टम। ओके, अब सोलर सिस्टम कैसे बना, ठीक है, इसके अंदर कितने प्लैनेट्स वगैरह वो सब देखेंगे। हमारा जो सोलर सिस्टम है उसके अंदर 8 प्लैनेट्स आते हैं। ओके, द नेबुला फ्रॉम विच अवर सोलर सिस्टम इज सपोज टू हैव बीन फॉर्म्ड started its collapse and core formation sometime 5 to 15.6 billion years ago. ओके, अगर आप देखें जो निबुला जिससे हमारा सोलर सिस्टम बना है, तो वो करीबन आपका 5 से 5.6 बिलियन ईयर्स अगो पुराना है। प्लैनेट्स वर फॉर्म्ड अबाउट 4.6 बिलियन ईयर्स अगो। ओके, ये माना जाता है कि जो प्लैनेट्स हैं वो हमारे 4.6 बिलियन ईयर्स अगो पहले बन चुके हैं। अवर सोलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द सन्स। अब हमारे सोलर सिस्टम के अंदर क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं। हमारे सोलर सिस्टम के अंदर आपको सन, द स्टार एंड द 8 प्लैनेट्स एंड 63 मून्स एंड मिलियन ऑफ स्मॉलर बॉडीज़ लाइक एस्ट्रॉइड्स, कॉमेट्स एंड ह्यूज क्वांटिटी ऑफ डस्ट, ग्रेन्स एंड गैसेस देखने के लिए मिल जाती हैं। अब इसमें 8 प्लैनेट्स में से हमारे कुछ इनर प्लैनेट्स हैं जिन्हें हम इनर प्लैनेट्स के नाम से बुलाते हैं, और जो इनर प्लैनेट्स हैं उनको ही हम क्या बोलते हैं, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट भी कहते हैं, जिसमें आपका मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स आ जाता है। अब इन्हें इनर प्लैनेट्स क्यों कहा जाता है वो भी मैं आपको भी बता दूंगा, जैसे कि यहाँ पर लिखा भी है, एज दे लाई बिटवीन द सन एंड एस्ट्रॉइड बेल्ट एज वेल एज दे मेड अप ऑफ अ रॉक एंड मैटर्स हाई डेंसिटी। इन्हें इनर प्लैनेट इसलिए कहा जाता है कि ये जो हैं सन और एस्ट्रॉइड बेल्ट के बीच में पाए जाते हैं। अब ये क्या है, सन और एस्ट्रॉइड बेल्ट दिखा देता हूँ मैं। जैसे ये जो है आपकी, ये मार्स और जुपिटर के बीच में एक एस्ट्रॉइड बेल्ट है। ओके, बहुत सारे रॉक्स हैं इसमें, एस्ट्रॉइड बेल्ट है, ये आपको मैं पहले ही पढ़ा चुका हूँ। अगर आपने 6th क्लास मेरे से ही पढ़ी होगी तो उसमें आपने पढ़ा होगा ये एस्ट्रॉइड बेल्ट क्या होती है, जो मार्स और जुपिटर के बीच में। तो जाहिर सी बात है, ये सन और एस्ट्रॉइड बेल्ट के बीच में, तो ये बहुत पास में भी है, तो इन्हें हम कहते हैं इनर प्लैनेट भी, इनर प्लैनेट कहते हैं, और टेरेस्ट्रियल प्लैनेट भी कहते हैं। और ये जो है हमारे, ये हो जाते हैं आउटर प्लैनेट। क्या, आउटर प्लैनेट। देखिए, एस्ट्रॉइड बेल्ट से बाहर चले गए तो हम इन्हें क्या बोलते हैं, आउटर प्लैनेट। और ये जो प्लैनेट्स हैं इन्हें हम ज्वाइन प्लैनेट भी कहते हैं, जाइंट प्लैनेट भी कहते हैं। इनके साइज़ से देख सकते हैं अभी, इनका साइज़ कितना है, दुगना तिगना है, और बहुत ज़्यादा ही है, दुगना तिगना तो उससे कई ज़्यादा है अगर आप देखें तो ये जो प्लैनेट्स हैं वो साइज़ में बड़े, इसलिए इन्हें हम जाइंट प्लैनेट के नाम से भी जानते हैं। वही चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं। अब जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, द अदर 4 प्लैनेट्स आर कॉल्ड आउटर प्लैनेट, जो मैंने आपको भी बताया कि जो हमारे और प्लैनेट्स हैं उन्हें क्या कहते हैं, आउटर प्लैनेट कहते हैं। और साथ ही साथ उन्हें ज्वाइन प्लैनेट भी कहा जाता है, और जाइंट प्लैनेट्स के नाम से भी फेमस है, क्योंकि बहुत बड़ा साइज़ है उनका, इस वजह से उन्हें जाइंट प्लैनेट्स भी कहा जाता है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है, मच लार्जर देन द टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स एंड थिक एटमॉस्फेयर मोस्टली ऑफ हीलियम एंड हाइड्रोजन। यहाँ पर आपको जो आपके ये जो जाइंट प्लैनेट्स है ना, इनमें आपको जनरली ज़्यादातर जो है गैसेस वगैरह देखने के लिए मिलेंगी, हीलियम, हाइड्रोजन वगैरह देखने के लिए मिलेंगी, और सन की रेज यहाँ तक पहुँच भी नहीं पाती, तो आइस वगैरह भी देखने के लिए यहाँ पर मिल जाता है। ओके, तो वही चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं। अब जैसे कि यहाँ टेरेस्ट्रियल प्लैनेट की भी क्लासिफिकेशन है, टेरेस्ट्रियल, ये आपका पूरा टेरेस्ट्रियल प्लैनेट हो गया, ये आपका ज्वाइन प्लैनेट्स हो गए। ओके, अब बात करते हैं हम, वो तो उसमें समझा दिया, अब बात करते हैं हम इनके बीच में जो डिफरेंस क्या है आखिर, है ना, डिफरेंस क्या है, किन कंडीशन के बेस पे हमने इनमें डिफरेंस कर रखा है। अगर आप देखें तो टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स जो है वो बहुत क्लोज है किसके, पेरेंट स्टार के। अगर आप देखें तो हमारा जो सन है, सन द स्टार, पेरेंट स्टार, तो उसके पास ये जो टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स हैं वो बहुत करीब हैं, और जो ज्वाइन प्लैनेट्स हैं वो बहुत दूर हैं। ओके, एक क्लासिफिकेशन तो ये हो गया। दूसरा, द सोलर विंड वॉज मोस्ट इंटेंस नियर द सन, सो इट ब्लूज ऑफ लॉट्स ऑफ गैसेज एंड डस्ट फ्रॉम द टेरेस्ट्रियल प्लैनेट द सोलर। ओके, अब यहाँ क्या कहा जा रहा है कि देखिए ये सन के बहुत करीब है, तो यहाँ जो विंड्स चलती है वो सोलर विंड्स चलती हैं, तो उसकी वजह से जो गैस वगैरह होती है वो इतनी ठहर नहीं पाती इनके अंदर, इन प्लैनेट्स के अंदर। तो वही बात यहाँ कही है, एज़ कम्पेयर टू अगर आप यहाँ जाएंगे तो यहाँ पर जो सोलर विंड्स है वो इतनी ब्लो नहीं कर पाती हैं। तो एक क्लासिफिकेशन ये हो गया। टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स आर स्मॉलर एंड देयर लो ग्रेविटी कुड नॉट होल्ड द एस्केपिंग गैसेज। अगर आप देखें तो ये जो हमारे प्लैनेट्स हैं ये बहुत स्मॉल है, छोटे हैं, तो ये जो गैसेस वगैरह होती हैं उन्हें
मतलब कि होल्ड करके नहीं रख पाते हैं, बट ये जो बहुत बड़े हैं इनके अंदर बहुत सारी गैसें होल्ड हो जाती हैं। तो वही चीज़ बात करी गई है, सन के करीब है और इनका साइज़ भी बहुत छोटा है। ग्रेविटी भी अगर आप देखें तो इसकी ग्रेविटी जो कि वो बहुत हाई है, इनकी बहुत कम है। तो वही चीज़ें यहाँ पर बताई गई है। अब बात करते हैं हम मून की, आखिर मून कैसे बना। तो सबसे पहले देखिए मून जो है वो हमारा ओनली नेचुरल सैटेलाइट है किसका, अर्थ का। इन 1838 जॉर्ज डार्विन इनके अकॉर्डिंग कहा गया था, ठीक है, ये एक साइंटिस्ट है, उनके द्वारा क्या कहा गया था, द अर्थ एंड मून फॉर्म्ड एज सिंगल रैपिडली रोटेटिंग बॉडी। इनका कहना था कि जो अर्थ और मून है वो एक सिंगल बॉडी से बने, ठीक है। उनका कहना था एक डम बेल शेप्ड बॉडी थी जिसमें से ये दोनों अलग अलग हुए और फिर एक जो आपका बन गया वो अर्थ बन गया और एक आपका जो बन गया वो मून बन गया। एक अर्थ बन गया, एक मून बन गया। बट बाद में अदर जो साइंटिस्ट थे उन्होंने इस चीज़ को नेगलेक्ट करा, बोला ऐसा नहीं था। और इनका कहना ये था कि ये जो सेपरेट हुआ है, जो ये मून और अर्थ सेपरेट हुआ है, तो ये जो पैसिफिक ओशन है हमारे कंट्री में, तो वहाँ वाले रीज़न से ये सेपरेट हुआ है। बट प्रेजेंट साइंटिस्ट डू नॉट एक्सेप्ट आइदर ऑफ द एक्सप्लेनेशन। जो अभी हाल ही के हमारे साइंटिस्ट है वो इस चीज़ पे बिलीव नहीं करते कुछ ऐसा भी हुआ है। बट उनका मानना ये है, जो अभी प्रेजेंट में साइंटिस्ट है उनके क्या बिलीव हैं, उनके जनरल बिलीव ये हैं कि फॉर्मेशन ऑफ अ मून इज़ एन आउटकम ऑफ अ जाइंट इम्पैक्ट और बिग स्प्लैट। अब ये क्या हो, इसका मतलब क्या हुआ, उनका कहने का मतलब ये है कि मार्स से 2-3 गुना बड़ी चीज़ कोई आई, वो अर्थ से टकराई, ठीक है, अर्थ से टकराई। जब अर्थ से वो टकराई तो उसमें से उसका कुछ पार्ट जो है वो अलग हो गया, कुछ मटेरियल जो था वो अलग हो गया। ये मान लीजिए कुछ मटेरियल ऐसे करके यहाँ से अलग हो गया। फिर इसी ने क्या करा, इसी ने इसका रोटेशन चालू कर दिया अर्थ का, तो ऐसे ये मून बन गया। ये अभी प्रेजेंट में जो कहा जाता है, जो प्रेजेंट में एक्सप्लेनेशन है वो ये है। A body of size 1 से 3 times that of mass collide into the earth sometime shortly after the earth was formed। जैसे ही अर्थ हमारा फॉर्म हुआ था उसके बाद ये कोलिजन हुआ, जिसकी वजह से क्या हुआ, एक ब्लास्टेड मटेरियल अलग हो गया अर्थ से। एंड धीरे धीरे क्या हुआ, उसने एक ऑर्बिट पे हमारे अर्थ के रोटेशन लगाना स्टार्ट कर दिया, जो आज हमारा प्रेजेंट मून है, जिसे हम मून के नाम से जानते हैं। तो ये हुआ था 4.4 बिलियन ईयर्स अगो। अब बात करते हैं हम इवैल्यूएशन ऑफ द अर्थ, कि अर्थ का कैसे इवैल्यूएशन हुआ। जो अर्थ हमें आज देखने के लिए मिल रही है, जैसे आज हम रह रहे हैं, हमें आज जो एटमॉस्फेयर मिल रहा है, एटमॉस्फेयर में आज जो हमें कंपोजिशन ऑफ गैसेस मिल रहा है, नाइट्रोजन का और आपका ऑक्सीजन का, तो वो जब हमारी अर्थ बनी थी उस टाइम ऐसा नहीं था। ओके, तो धीरे धीरे इसमें चेंजेस आए, धीरे धीरे इसमें इवैल्यूएशन हुआ है। अब वो क्या हुआ है वही इस चीज़ में हम पढ़ने वाले। इनिशियली क्या था, अर्थ जो थी हमारी वो बैरन थी, रॉकी थी और एक हॉट ऑब्जेक्ट थी विद अ थिन एटमॉस्फेयर ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम। उस टाइम पे क्या था, हमारा जो अर्थ से ना बहुत ज़्यादा उस टाइम हाइड्रोजन और हीलियम पाया जाता था, बहुत हॉट थी, ठीक है, बैरन थी, रॉकी थी। बिटवीन 4600 मिलियन ईयर्स एट द प्रेजेंट लीड टू द इवोल्यूशन ऑफ लाइफ ऑन द सर्फेस ऑफ द प्लेनेट। ओके, करीबन आपको 4600 मिलियन ईयर्स लग गए कि आज जो हमारा सरफेस पे हमारा जो लाइफ है उसे आने में। The earth has a layered structure from the outermost end of the atmosphere to the center of the earth. The material that exists is not uniform. अगर अब आप देखें तो अब हमारी अर्थ पे आपको लेयर देखने के लिए मिल जाता है, एक लेयर्ड स्ट्रक्चर देखने के लिए मिल जाता है, क्रस्ट हो गया, मेंटल हो गया, देन कोर हो गया। तो वो सब चीज़ें धीरे धीरे इवॉल्व हुई हैं, एकदम से नहीं हुआ था ये सब चीज़ें। और अब आपको देखें तो थोड़ा लीस्ट डेंस मिलता है, एटमॉस्फेयर जो मैटर था हमारे जो उसमें। अब ये यहाँ पर बात हो गई है इवोल्यूशन ऑफ लिथोस्फेयर। इसमें क्या गया, देखिए इवोल्यूशन ऑफ लिथोस्फेयर का मतलब होता है वही लैंड वाला सरफेस, ठीक है। लिथोस मीन्स के जो लैंड है उसका इवोल्यूशन आप समझ लीजिए कि ऐसे हुआ कि हमारे जो भी मटेरियल थे, जो भी जिनकी हाई डेंसिटी थी, वो धीरे धीरे क्या हुआ, अर्थ के नीचे चले गए, ठीक है। जो भारी चीज़ थी ना, जैसे आपका आयरन हो गया, निकल हो गया, तो ये सब क्या गए, जैसे मान लीजिए ये अर्थ है तो अर्थ के ना ये नीचे चले गए एकदम, ठीक है। यहाँ पर आपको ये आयरन वगैरह देखने के लिए मिलने लगा यहाँ पर, क्योंकि इनकी डेंसिटी बहुत थी। और जिनकी डेंसिटी कम थी, जो लाइटर थे, तो उन्होंने क्या करा, ऊपर की तरफ वो वहीं पर ही रुकने लगे, ठीक है। और जिनकी डेंसिटी सबसे ज़्यादा थी वो यहाँ थी। अगर आप अर्थ के अंदर जाएंगे तो आपको जैसे जैसे नीचे जाते रहेंगे हाई डेंसिटी वाले मेटल्स वगैरह चीज़ें मिलने लगेंगी। तो यही चीज़ें यहाँ पर एक्सप्लेन करी है। ग्रेजुअल इंक्रीज इन डेंसिटी, द टेम्परेचर इंक्रीज हैज़ इंक्रीज, सेपरेशन ऑफ इनसाइड मटेरियल बेस्ड ऑन डेंसिटी। ओके, सेपरेशन हो गया डेंसिटी के बेस पे। ये चीज़ को ध्यान रखिए, जैसे आप अर्थ के अंदर जाएंगे तो आपको जो मटेरियल, जो भारी मटेरियल था, वो क्या हुआ, वो अंदर चला गया अर्थ के, और जो लाइटर थे वो ऊपर की तरफ आने लगे। तो वही चीज़ यहाँ पर मेंशन करी गई है। दिस अलाउड अ हैवियर मटेरियल लाइक आयरन
to sink towards the center of the earth and lighter one to move towards the surface. With the passage of time, it cooled further and solidified and condensed into a smaller size. तो लीड टू अ डेवलपमेंट ऑफ आउटर क्रस्ट. ठीक है, अब जो स्मॉलर पार्टिकल्स थे वो ऊपर उन्होंने क्या करा, उन्होंने क्रस्ट बना दी और नीचे जो ये जो हार्ड हैवियर डेंसिटी वाले थे उन्होंने नीचे कोर वगैरह बना दिया. अब जब हमारा फॉर्मेशन हुआ मून का तो उस टाइम पे भी एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा हमारी अर्थ पे, क्यों अर्थ बहुत हीटअप होगी. जब कोई चीज़ टकराएगी जाहिर सी बात है उसमें एक हीटअप आ जाएगा. तो फिर क्या हुआ, फिर एक हमारा प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन हुआ, मतलब वही कि डेंसिटी के हिसाब से जो जिसकी हाई डेंसिटी थी वो अर्थ के नीचे चले गए, जिसकी वजह से क्या हुआ, एक लेयर बन गई जो आज हम पढ़ते हैं क्रस्ट, मेंटल, आउटर कोर, इनर कोर. तो ये कहीं ना कहीं उसकी हीटअप की वजह से बना और एक प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन की वजह से ये सब बनी. अब ये चीज़ हम बोली गई, फ्रॉम द क्रस्ट टू कोर द डेंसिटी ऑफ मटेरियल इज इंक्रीज. जैसे जैसे आप क्रस्ट से नीचे जाएंगे तो डेंसिटी जो है, मतलब उसमें जो भारीपन है मटेरियल में, वो इंक्रीज होता जाएगा. अब यहाँ बात करिए यार इवोल्यूशन ऑफ एटमॉस्फेयर एंड हाइड्रोस्फीयर. प्रेजेंट एटमॉस्फेयर जो है हमारा, उसमें हमें देखने के लिए मिल जाता है नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, बट ऐसा नहीं था. पहले तो हमें हीलियम एंड हाइड्रोजन मिलता था हमारी अर्थ पे बहुत ज़्यादा. तो ये कैसे चेंज हुआ एटमॉस्फेयर, वो चीज़ देखना है. अब पहले क्या हुआ, जो लॉस ऑफ प्रीमोर्डियल एटमॉस्फेयर, ठीक है, जो एटमॉस्फेयर पहले हीलियम और हाइड्रोजन पाया जाता वो धीरे धीरे क्या हुआ, वो ख़त्म होना स्टार्ट हो गया. फिर हमारा जो हॉट अर्थ इंटीरियर कंट्रीब्यूट टू द इवोल्यूशन ऑफ द एटमॉस्फेयर. जो हमारी हॉट अर्थ थी उसने भी कहीं ना कहीं इसमें कंट्रीब्यूट करा कि एटमॉस्फेयर को इवॉल्व करने में. ओके, हॉट अर्थ थी, उसके अंदर से वॉल्केनोज वगैरह के थ्रू क्या होता था, गैसेस निकलती थी, ठीक है, वाटर वेपर निकलते थे, जिसकी वजह से क्या हुआ, एटमॉस्फेयर में भी एक इवोल्यूशन आया. कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर वर मॉडिफाइड बाय लिविंग वर्ल्ड थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. अब जो भी लिविंग वर्ल्ड था, ओके, हमारी अर्थ पे, ओके, उनका फोटोसिंथेसिस के थ्रू भी क्या हुआ, हमारा ऑक्सीजन वगैरह बहुत बड़ा, कार्बन डाइऑक्साइड पे धीरे धीरे कम हुआ, जो और गैसेस थी वो कम हुई, जिसकी वजह से क्या हुआ, एटमॉस्फेयर का एक इवोल्यूशन हुआ. द अर्थ लॉस्ट प्रीमोर्डियल एटमॉस्फेयर विद हाइड्रोजन एंड हीलियम एज अ रिजल्ट ऑफ सोलर विंड्स. ओके, कहीं ना कहीं सोलर विंड जो मैंने आपको बताई थी अभी के, जो सन के करीब हैं बहुत ज़्यादा, ये आपके जो टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स हैं, तो यहाँ सोलर विंड्स बहुत चलती हैं, जिसकी वजह से क्या हुआ, हाइड्रोजन और हीलियम ये भी जो अदर गैसेस थी वो भी खत्म हो गई. During the cooling of the earth, gases and water vapor were released from the interior solid earth. This started the evolution of present atmosphere. जब हमारी अर्थ जो थी वो कूल हो रही थी तो उस टाइम क्या हुआ, बहुत सारी गैस निकली, वाटर वेपर निकले, जिनकी वजह से क्या हुआ, हमारी अर्थ का जो इंटीरियर से निकली थी उसकी वजह से क्या हुआ, जो हमारा प्रेजेंट एटमॉस्फेयर वो भी चेंज हुआ. वो कैसे चेंज हुआ वो देखते हैं. अब क्या हुआ, द अर्ली एटमॉस्फेयर लार्जली कंटेन वाटर वेपर, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, अमोनिया एंड वेरी लिटिल ऑफ फ्री ऑक्सीजन. जो पहले का एटमॉस्फेयर था उसमें ये सब गैसेस पाई जाती थी. फिर क्या हुआ, धीरे धीरे एक प्रोसेस हुआ हमारा डी गैसिंग का, जिसमें क्या हुआ, अर्थ से हमें गैसेस वगैरह, वाटर वेपर वगैरह निकले, है ना. वॉल्केनिक इरप्शन हुए, वॉल्केनिक इरप्शन से आपको बहुत सारी गैसेस निकली, वाटर वेपर निकले, जो कि एटमॉस्फेयर में मिल गए. फिर हुआ क्या, जब अर्थ हमारी कूल करी और उससे वाटर वेपर निकले तो वो कंडेंस हुए. जब कंडेंस हुए तो वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है रेन वाटर में मिल गया, ठीक है, रेन वाटर मिल गया. और फर्दर उससे क्या हुआ, जो हमारा डिक्रीज़ हुआ टेम्परेचर में. अब जैसे कि मान लीजिए वाटर वेपर है, वाटर वेपर में और भी गैसेस मिल गई, फिर वो ही रेन वाटर नीचे जब बरसा पानी तो उससे क्या हुआ, जो टेम्परेचर था हमारी अर्थ का वो कम हुआ, ठीक है. रेन वाटर फैलिंग ऑन टू द सर्फेस गॉट कलेक्टेड इन द डिप्रेशन टू गिव राइज टू ओशन. अब जब रेन हुई तो उससे क्या हुआ, जो भी गड्ढे वगैरह थे उनमें फिर पानी जमा होने लगा और धीरे धीरे करते करते फिर ओशियंस भी बन गए. द अर्थ ओशियंस वर फाउंड विद इन 500 मिलियन ईयर्स फ्रॉम द फॉर्मेशन ऑफ द अर्थ. अगर हम अपने ओशियंस की बात करें अर्थ की तो वो 500 मिलियन ईयर्स पुराने हैं जब से हमारी फॉर्मेशन ऑफ द अर्थ हुई है. अभी हमारा लास्ट टॉपिक है ओरिजिन ऑफ लाइफ. इसमें यही बात करी गई है, ये आखिर हमारा जो है लास्ट फेज़ है. ये बताया गया कि ये लास्ट फेज़ है जब हमारी आखिर में जाकर के लाइफ एग्जिस्ट हुई. पहले पूरा प्रोसेस हुआ कि मून बना, फिर अर्थ का एवोल्यूशन हुआ, एटमॉस्फेयर बना, पूरा मतलब कंडीशन पूरा वो बना दिया, एक पूरी सुटेबिलिटी, तब जाके लाइफ एग्जिस्ट हुई. तो वही बात करी गई है यहाँ पर, द लास्ट फेज़ इन द एवोल्यूशन ऑफ द अर्थ. अगर हम देखें तो ये लास्ट फेज़ था एवोल्यूशन ऑफ द अर्थ में. इनिशियली अर्थ का जो एटमॉस्फेयर था वो सूटेबल नहीं था किसी भी लाइफ के लिए, हीलियम और हाइड्रोजन पाया जाता था. फिर एक ऐसा एटमॉस्फेयर बना कि जिसकी वजह से कि लाइफ एग्जिस्ट कर सके, ठीक है. मॉडर्न साइंटिस्ट का मानना है कि एक केमिकल रिएक्शन हुआ जिससे फिर क्या हुआ, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स वगैरह बने और असेंबल्ड हुए. फिर उनका डुप्लीकेशन हुआ जिसके थ्रू क्या हुआ कि एक लिविंग सब्सटेंस बना. फिर अगर जो आप देखें आज की जो प्रेजेंट फॉर्म है हमारे ब्लू एल्काई की, तो वो फाइंड करी गई थी, वो कितनी पुरानी है, वो 3000 मिलियन ईयर्स पुरानी है. मतलब इससे पता लगता है कि सबसे पहले ये ब्लू एल्काई वगैरह हमारे अर्थ पे देखने के लिए मिले थे. इट कैन बी एज्यूम दैट लाइफ बिगन टू इवॉल्व
सम टाइम 3800 मिलियन ईयर्स अगो। ओके, ये माना जाता है। तो हमारी अर्थ पे जो लाइफ स्टार्ट हुई है वो स्टार्ट हुई है 3800 मिलियन ईयर्स अगो। ओके गाइज, तो ये था हमारा चैप्टर जो कंप्लीट हो गया, जिसमें हमने स्टार्ट करा था पूरा। एक बार देख लेते फटाफट क्या क्या पढ़ा था। देखिए, इसे आपको शॉर्ट नोट बनाने हैं, इसमें बहुत शॉर्ट नोट बनाने हैं, ये तो थोड़ा लेंदी हो गया। इसमें और भी जितना आप शॉर्ट करके अपने नोट बना सकें तो करिएगा। इसमें अर्ली थ्योरीज़ के बारे में पढ़ा हमने, ओरिजिन ऑफ द अर्थ के बारे में पढ़ा, बाइनरी थ्योरीज़ के बारे में पढ़ा। फिर हमने मॉडर्न थ्योरीज़ में देखा कि हम मॉडर्न थ्योरीज़ में अर्थ के बारे में नहीं, सिर्फ ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स के बारे में पढ़ते हैं। बिग बैंग थ्योरी पढ़ी, फिर हमने स्टार फॉर्मेशन के बारे में पढ़ा, फिर हमने फॉर्मेशन ऑफ प्लैनेट्स, अवर सोलर सिस्टम, फिर हमने प्लैनेट्स के बारे में देखा, टेरेस्ट्रियल एंड जोवाइन प्लैनेट, मून के बारे में देखा, एवोल्यूशन ऑफ द अर्थ के बारे में देखा, लिथोस्फीयर के बारे में देखा, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, ओरिजिन ऑफ लाइफ। आई होप आपको ये लेसन अच्छा लगा होगा। अगर लेसन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें और फीडबैक देना भी ना भूलें। मिलते हैं अगले लेसन में नए चैप्टर के साथ, अगले लेसन में। तब तक के लिए बाय।